हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 में हम इनकम टैक्स के बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़े थे। हमारा डेफिनेशन का सिलसिला कंप्लीट हो चुका है। हम 10 डेफिनेशंस पढ़े। पिछला क्लास में हम पैन नंबर क्या होता है पढ़े थे, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर। आज हम डेफिनेशंस को छोड़कर यूनिट 1 का दूसरा पार्ट, यूनिट 1 के अंदर 2 पार्ट है। पहला पार्ट डेफिनेशंस था, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी दूसरा पार्ट जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों बोल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर तुम इंडिया के रेसिडेंट नहीं हो, आगे जाकर समझ में आएगा आज के क्लास में, इंडिया का गवर्नमेंट किसके ऊपर टैक्स लेगा? जो इंडिया का आदमी है उसके ऊपर लेगा ना। अमेरिका का इंसान के ऊपर तो नहीं लगा सकता, चाइना के लोगों के ऊपर तो टैक्स नहीं लगा सकता। तो अगर मैं साबित कर दूं कि मैं इंडिया को बिलोंग ही नहीं करता हूं, तो क्या इंडिया का गवर्नमेंट मेरे से टैक्स ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। इस वजह से रेसिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट है। रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है तुम कौन से कंट्री में टैक्स दोगे, तुम्हारा इनकम कौन से कंट्री में टैक्स लगेगा। दुबई टैक्स फ्री है। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि मैं दुबई का बिलोंग करता हूं, मैं इंडिया को बिलोंग नहीं करता हूं, तो उस केस में दुबई का गवर्नमेंट मेरे पे टैक्स लगाएगा, लेकिन दुबई पर तो इनकम टैक्स है ही नहीं। इसका मतलब मुझे कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हो कितना कितना क्रिटिकल चीज है? मतलब वन ऑफ द वे है जहां पर लोग बाईपास करते हैं, जानबूझकर अपने आप को किसी बाहर कंट्री का प्रूफ कर देते हैं। वो सुने हो, बहुत सारे लोग, ऐसा न्यूज में आता है, ये वाला क्रिकेटर फॉरेन शिफ्ट हो गया, ये क्रिकेटर दुबई शिफ्ट हो गया, ये टैक्स फ्री जोन में चला गया, ये कंपनी अपना ऑफिस शिफ्ट कर लिया है टैक्स फ्री जोन में। क्यों किया जाता है? अपना रेसिडेंशियल स्टेटस को चेंज करने के लिए। अगर कोई इंसान इंडिया का रेसिडेंट है, अब वो रेसिडेंट कैसे बनता है, क्या कंडीशंस है, वो हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। लेकिन एक ओवरऑल आइडिया तुमको देता हूं कि अगर एक इंसान इंडिया का रेसिडेंट है तभी वो इंडिया के गवर्नमेंट को टैक्स देगा। अगर वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है तो उस केस में इंडिया के गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं देगा। मतलब उसका रूल्स कुछ और है, टैक्स कुछ अलग है, बहुत नॉमिनल है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी है, एक DTAA नाम का चीज भी होता है, उसमें बहुत क्रिटिकल चीज है। ओवरऑल तुम्हारे समझने के लिए इतना समझो कि अगर मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं तो गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा, अगर मैं इंडिया का रेसिडेंट नहीं हूं तो इंडिया का गवर्नमेंट मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता और मैं गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दूंगा। तो कैसे पता चलेगा कि मैं इंडिया का इंसान हूं या नहीं हूं, मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं या नहीं हूं? मैं एक चीज तुम्हें क्लियर कर दूं, रेसिडेंट और सिटीजन दो अलग अलग चीज होता है। मैं इंडिया का सिटीजन तो हूं, हु इज अ सिटीजन? मैं इंडिया का सिटीजन हूं। तुम सब जो इस वीडियो को देख रहे हो अभी फिलहाल इंडिया से, तुम सब इंडिया के सिटीजन हो। हम इंडिया के सिटीजन कैसे बने? हम इंडिया में पैदा हुए हैं। जो इंसान इंडिया में पैदा होता है वो इंडिया का सिटीजन बन जाता है बाय लॉ, बाय बर्थ। लॉ में लिखा गया है कि जो भी इंसान इंडिया में जन्म होगा वो इंडिया का सिटीजन बन जाएगा, ऑटोमेटिक सिटीजन बन जाएगा। एक और तरीका इंडिया का सिटीजन बनने का, मान लो तुम इंडिया के बाहर पैदा हुए हो, तो उस केस में अगर तुम इंडिया के गवर्नमेंट को फॉर्म फिलअप करके लिखित में रिक्वेस्ट करो और इंडिया का गवर्नमेंट उसे अप्रूव भी कर ले, उसका एक प्रोसेस है, और उसके बाद वो अप्रूव होने के बाद तुम इंडिया के सिटीजन बन जाओगे। बात समझ रहे हो? तो दो तरीका है इंडिया का सिटीजन बनने का। चैप्टर है रेसिडेंट, रेसिडेंट कुछ और है, सिटीजन कुछ और है। सिटीजनशिप हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम्हारा जानना जरूरी है ताकि तुम फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो कि हु इज अ सिटीजन एंड हु इज अ रेसिडेंट। ठीक है? तो सिटीजन वो इंसान होता है जो इंडिया में या तो पैदा हुआ है या फिर वो इंडिया के अगर बाहर पैदा हुआ है तो इंडिया के गवर्नमेंट को वो अप्लाई किया है और इंडिया का गवर्नमेंट उसको अप्रूव भी कर दिया है, तब वो इंडिया का सिटीजन बनता है। तो दो ही तरीका है इंडिया का सिटीजन बनने का। पहला तो इंडिया में पैदा हो जाओ, दूसरा अगर इंडिया में पैदा नहीं हुए हो, कहीं बाहर पैदा हुए हो, तो गवर्नमेंट को अप्लाई करो, गवर्नमेंट अगर अप्रूव कर देता है तो तुम इंडिया के सिटीजन बन जाओ। क्लियर है बात? लेकिन हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रेसिडेंशियल स्टेटस। हम बात करेंगे रेसिडेंटशिप के ऊपर, हम सिटीजनशिप के ऊपर बात नहीं करेंगे।
सिटीजनशिप क्या होता है तुम्हें समझ में आ गया। अगर कोई इंसान अमेरिका में पैदा हुआ है तो वो अमेरिका का सिटीजन होगा, इंडिया का सिटीजन नहीं होगा। इंडिया का सिटीजन बनने के लिए उसको गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट अगर बाई चांस अप्रूव कर देता है तो वो इंडिया का सिटीजन बन जाएगा, अदरवाइज वो इंडिया का सिटीजन कभी भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो वो बात तो तुम्हें क्लियर हो गया। अब समझना ये जरूरी है कि रेसिडेंट कौन होता है, हु इज अ रेसिडेंट। रेसिडेंट कौन होता है, हु इज अ रेसिडेंट। हम पूरे चैप्टर में आने वाला मेरे हिसाब से 5 से 6 क्लासेस हमें पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर लगेगा। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब तुम मान कर चलो तुम्हारे सिलेबस का, पूरे इनकम टैक्स के सिलेबस का 15% हिस्सा है, और यहां से क्वेश्चन आना तो गारंटी है, मतलब ऐसा है ही नहीं डाउट कि क्वेश्चन नहीं आएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस वाला टॉपिक से तो 110% तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन होगा ही होगा, कि कोई ना कोई क्वेश्चन तो होगा ही होगा, उसका गारंटी है पूरा। ठीक है, मतलब कोई डाउट ही नहीं है। तो सोच, अगर नहीं निकला, अगर एक भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मुझे क्वेश्चन पेपर भेजना, उस दिन से मैं पढ़ाई करवाना छोड़ दूंगा, अपना यूट्यूब चैनल से सारे वीडियो डिलीट करके मैं संन्यास ले लूंगा, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया तो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आज की क्लास से आएगा, ये रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर से आएगा जरूर, और ये चैप्टर अभी आने वाला 5 से 6 क्लासेस चलेगा। क्लियर है बात। चलो शुरू करते हैं, एक बहुत ही मजेदार चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस, ओवरऑल आइडिया जिसका तुम्हें लग गया है। ठीक है, शुरू करने से पहले याद रखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया गया है, ये तो तुम्हें पता ही है। ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लो, ऐप में तुम्हें बहुत सारे एडिशनल चीजें मिलती है, और जो भी वीडियोस तुम देखते हो ना, एक कमेंट जरूर से किया करो। कमेंट से हमें पता चलता है कि तुम रेगुलर बेसिस में क्लासेस कर रहे हो, और उससे हमें भी लगता है कि हर रोज वीडियोस अपलोड करने चाहिए। तो कमेंट जरूर से करना, और ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, चलो रेसिडेंशियल स्टेटस आ जाओ। कौन, हम रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों पता लगाते हैं। टैक्स इज लिवाइड ऑन टोटल इनकम ऑफ द एसएससी अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। द टोटल इनकम ऑफ ईच पर्सन इज बेस्ड अपॉन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग हम उसका इनकम पता लगाते हैं। ठीक है, अगर मैं तो नॉर्मली इंडिया का ही रेसिडेंट हूं, ठीक है, बहुत सारे कंडीशन है इंडिया के रेसिडेंट बनने का, वो आगे जाकर पता चलेगा। नॉर्मली क्या कंडीशन होता है तुम्हें बता रहा हूं, एग्जैक्टली तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नॉर्मली तुम्हारे समझने के लिए, अगर एक इंसान इंडिया में रहता है, ठीक है, जैसे मैं नॉर्मली इंडिया में रहता हूं, कभी कभार फॉरेन, हालांकि मैं गया नहीं हूं, लेकिन मान लो अगर मैं कभी कभार फॉरेन चले भी जाऊं तो वो मैं घूमने के पर्पज से गया हूं, रहता मैं इंडिया में ही हूं, और मेरा बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि पैसा कमाना, पैसा खर्च करना, सेविंग्स करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो मैं हर रोज अपने जीवन को चलाने के लिए जो मैं कार्यक्रम करता हूं, वो मेरा इंडिया के अंदर होता है। तो दोनों कंडीशन जो इंसान सेटिस्फाई करता है वो इंडिया का रेसिडेंट हो जाता है। एग्जैक्ट लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस अलग हैं, मैं बता रहा हूं, ये एग्जाम में जो बोल रहा हूं एग्जाम में मत लिख देना, ये तुम्हारे समझने के लिए है। आगे जाकर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन सीखेंगे कि कितना दिन इंडिया में रहना पड़ेगा, इंडिया में रहने का मतलब क्या, कितना दिन। ठीक है, पूरे एग्जैक्ट कैलकुलेशंस हम आगे जाकर सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए माइंड में बना लो कि एक इंसान जो नॉर्मली इंडिया में रहता है और इंडिया में ही सारा काम करता है, पैसा कमाता भी इंडिया से है, खर्च भी इंडिया में करता है, वो एक इंडिया का रेसिडेंट होता है। ठीक है, ऐसा माइंड में बना। तो मैं कौन हूं, क्या मैं रेसिडेंट हूं इंडिया का? यस। अच्छा, क्या मैं सिटीजन हूं इंडिया का? ऑब्वियसली यस, मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं तो मैं इंडिया का सिटीजन हूंगा। क्या मैं रेसिडेंट हूं इंडिया का? यस, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूं और मैं इंडिया से ही पैसा कमाता हूं, इंडिया में ही खर्च करता हूं, मेरा सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया के अंडर में होता है। तो मैं इंडिया का रेसिडेंट भी हूं, इंडिया का सिटीजन भी हूं। हालांकि सिटीजनशिप से हमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम टैक्स एक्ट सिटीजनशिप को जीरो इंपॉर्टेंस देता है। इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ रेसिडेंशिप को चेक करता है कि मैं रेसिडेंट हूं या नहीं हूं। मैं अगर इंडिया का रेसिडेंट हूं तो मैं अपने सारे इनकम पर इंडिया के गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा। क्लियर है बात? ठीक है, आ जाओ। सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट डिवाइड्स द असेंबल पर्सन इनटू 3 कैटेगरीज। असेसेबल पर्सन पहला, 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन नॉर्मली यहां से आता है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट तो हूं मैं, लेकिन रेसिडेंट में भी 3 कैटेगरी है। जिस चैप्टर में है, ये चैप्टर जो है इसमें हम हर इंसान को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। जैसे मैं रेसिडेंट हूं, मान लो अभी मैं बात करूं अगर किसी डोनाल्ड ट्रंप का,
क्या डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का रेसिडेंट है? नहीं है। कैसे नहीं है सर? डोनाल्ड ट्रंप भी तो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। अरे नालायको, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में रहता है, उसका बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी अमेरिका में होता है, उसको इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो इंडिया का रेसिडेंट कहां से होगा? तो वो इंडिया का क्या है? नॉन रेसिडेंट है। मैं रेसिडेंट हूं, वो नॉन रेसिडेंट है। लेकिन इसके बीच में एक और कैटेगरी भी आता है, ठीक है? मैं तो हूं ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मैं ऑर्डिनरीली इंडिया में रहता हूं, मैं हूं ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक और कैटेगरी होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक इंसान रेसिडेंट तो है लेकिन वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। मतलब 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। पहला रेसिडेंट, दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा नॉन रेसिडेंट। सर ये नॉन रेसिडेंट और ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट समझ में नहीं आया। हाँ मैं जानता हूं तुम्हें ये बीच वाला कैटेगरी समझ में नहीं आया है, ठीक है? ये कैटेगरी तुम्हें समझ में नहीं आया है। ये तो तुम मेरा एग्जांपल लिख लिए, ठीक है? मैं हूं ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तुम खुद भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, तुम्हारे घर परिवार में जितने लोग हैं सब प्राय लोग क्या हैं? ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट तो वो इंसान है जो इंडिया से जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो बाहर है, वो तो हो गया। लेकिन एक और कैटेगरी होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है? ये हम आगे जाकर डिटेल में तुम्हें बताएंगे, जब हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन सीखेंगे ना, तब हम कैलकुलेशन में पता चलेगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं। ऑल कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड बट सम ऑफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो उस केस में हम उनको रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कैटेगरी में मानते हैं, ठीक है? तो 3 कैटेगरी में हम लोगों को डिवाइड करने वाले हैं आगे जाकर, ठीक है? मीनिंग ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस इज अ टर्म कॉइन्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड हैज नथिंग टू डू विद नेशनैलिटी और डोमिसाइल ऑफ अ पर्सन। नेशनैलिटी या सिटीजनशिप, मैं एक इंडियन हूं, आई एम अ इंडियन, मेरे इंडियन होने या ना होने से मेरे रेसिडेंटशिप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हो सकता है कि एक अमेरिका का इंसान इंडिया का रेसिडेंट हो। सर ऐसे कैसे हो सकता है? मान लो 10 साल से वो इंडिया में आकर पड़ा है, इंडिया में ही रहता है, इंडिया में ही पैसा कमाता है, इंडिया में ही खर्च करता है, क्या वो इंडिया का सिटीजनशिप हो गया? उसका नहीं हुआ है। इंडिया का ना वो सिटीजन है, ना वो उसका नेशनैलिटी इंडियन है, वो अमेरिकन है, लेकिन फिर भी वो इंडिया का रेसिडेंट है, क्योंकि वो लास्ट कई सालों से इंडिया में ही पड़ा है, इंडिया में ही पैसा कमाता है, इंडिया में ही खर्च करता है, बेसिकली वो इंडिया शिफ्ट हो चुका है। तो उस केस में वो इंडिया का रेसिडेंट तो है, लेकिन इंडिया का नेशनैलिटी, मतलब उसका नेशनैलिटी इंडियन नहीं है, ना फिर वो इंडिया का सिटीजन है। क्लियर है बात? तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आने वाले हैं आगे जाकर, ठीक है? और डोमिसाइल ऑफ अ एन इंडियन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी नॉन रेसिडेंट। एक इंसान जो सिटीजन है इंडिया का, वो नॉन रेसिडेंट हो सकता है। एक इंसान जो अमेरिका को बिलोंग करता है लेकिन वो फिर भी इंडिया का रेसिडेंट हो सकता है। बात समझ रहे हो? मतलब मैं इंडिया को बिलोंग करता हूं लेकिन मैं इंडिया का रेसिडेंट नहीं हूं। मैं इंडिया का रेसिडेंट कब नहीं बनूं? मान लो मैं पिछले 10 साल से अमेरिका में रहता हूं, ये वीडियो मैं अमेरिका से शूट कर रहा हूं, मैं अमेरिका में ही रहता हूं, मैं अमेरिका में ही पैसे कमाता हूं, यही खर्च करता हूं, सब कुछ मेरा यही है। मैं पैदा इंडिया में हुआ था, इंडिया का सिटीजन हूं मैं, मेरा नेशनैलिटी इंडियन है, लेकिन मैं कई सालों से अमेरिका में हूं और अमेरिका में ही रहता हूं, अमेरिका में ही खाता पीता कमाता हूं। तो क्या मैं इंडिया का सिटीजन हूं? यस, मैं इंडिया का सिटीजन तो हूं, लेकिन क्या मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं? नहीं, मैं अमेरिका का रेसिडेंट हूं। बात समझ में आया? तो एक इंसान सिटीजन हो सकता है इंडिया का, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉन रेसिडेंट है। एक इंसान अमेरिका का सिटीजन हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इंडिया का रेसिडेंट हो सकता है। क्लियर है बात? तो कुछ भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, रेसिडेंट रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, सिटीजन नॉन सिटीजन, मतलब बहुत सारे प्रकार का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है? Residential status of a person depends upon the territorial connection of the person with this country. For how many days? अब रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे हम? कितना दिन, हाउ मेनी डेज ही हैज फिजिकली स्टेड इन इंडिया, वो कितना दिन से इंडिया में है, वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसका डिटेल हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है? आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरूर से याद रखना। रेसिडेंट चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर के लिए, ठीक है? देखो ध्यान से,
फर्स्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ प्रीवियस ईयर। हम पिछले से पिछले क्लास में पढ़े थे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है, या फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या हो सकता है। एक इंसान 2023-24 में इंडिया का रेसिडेंट हो, लेकिन 24-25 में वो नॉन रेसिडेंट बन जाए। है सर, ऐसे भी हो सकता है। क्या ये ईयर वाइज अलग अलग हो सकता है? यस, ईयर वाइज अलग अलग हो सकता है। 2023-24 में मैं रेसिडेंट था, लेकिन 2024-25 में मैं एक नॉन रेसिडेंट बन गया, या फिर से 2025-26 में मैं फिर से रेसिडेंट बन गया, ऐसा भी हो सकता है। बात समझ रहे हो? तो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ईयर वाइज डिपेंड करता है कि कौन से ईयर में तुम क्या हो, और हर साल हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि मैं रेसिडेंट हूं या नहीं हूं। क्लियर है बात? ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस इन अ प्रीवियस ईयर, हम हमेशा प्रीवियस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे, ना कि असेसमेंट ईयर का। ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस इज टू बी डिटरमिन्ड फॉर ईच प्रीवियस ईयर, इज implies that residential status of assessment year is not important, residential status of previous year is important. ठीक है। A person may be resident in one previous year and a non-resident in another previous year. For example, Mr. A is resident in India in previous year 23-24, and very next year he may become a non-resident in India. ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूटी ऑफ द एसएससी। सर ये अगर इतनी बार चेंज होगा, 22-23 में अलग, 23-24 में अलग, 24-25 में अलग, तो हम ये इनकम टैक्स ऑफिसर जानेगा कैसे कि कौन से ईयर में तुम क्या हो? क्या हर बार हम पूरा डिटेल देंगे? ये एसएससी का ड्यूटी है, मतलब ये हमारा ड्यूटी है कि हम अपना रेसिडेंशियल स्टेटस खुद कैलकुलेट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करें। बात समझ में आ रहा है? It is SSC's duty to place relevant fact, evidence and material before the income tax authorities supporting the determination of residential status. Clear है? Point number 3, some residential status of all source of income. सारे सोर्स ऑफ इनकम के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस सेम होता है। ऐसा तुम ये जैसे मान लो मेरा दो तरीके से पैसा आता है, एक तो है रेंट आता है मान लो यूएस से, और मैं इंडिया में जॉब करता हूँ, यहाँ से सैलरी मिलता है मुझे। ठीक है। तो तुम बोलोगे सर सैलरी वाला पार्ट के लिए मैं इंडिया में हूँ, लेकिन रेंट तो यूएस से आता है, तो यूएस का पैसा मैं इंडिया में क्यों टैक्स दूं? ऐसा नहीं होता। अगर तुम इंडिया के रेसिडेंट हो तो तुम्हें अपने ग्लोबल इनकम, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं से भी अगर पैसा तुम कमा रहे हो, तो उसके ऊपर टैक्स तुम्हें इंडिया के गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो सेम रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर ऑल सोर्स ऑफ इनकम। इफ अ पर्सन बिकम्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया for one source of income, then he will be deemed to be resident of India for all other source of income in that previous year. ठीक है। नेक्स्ट, डुअल रेसिडेंशियल स्टेटस इज पॉसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक इंसान दो जगह का रेसिडेंट हो सकता है। क्या मैं दो कंट्री का सिटीजन हो सकता हूं? नहीं हो सकता। मैं इंडिया का सिटीजन हूं क्योंकि मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं। तो क्या मैं अमेरिका का भी सिटीजन बन सकता हूं? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्या मैं अमेरिका में पैदा हुआ हूं? पैदा तो एक इंसान एक ही जगह में होगा। एक इंसान सिटीजन एक ही कंट्री का हो सकता है, जैसे मैं इंडिया का सिटीजन हूं, लेकिन एक इंसान रेसिडेंट मोर देन वन कंट्री का हो सकता है। हो सकता है मैं इंडिया का भी रेसिडेंट हूं और यूएस का भी रेसिडेंट हूं। सर ये ऐसे कैसे हो गया? इंडिया के रेसिडेंट में रूल है कि अगर तुम 182 डेज, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो इंडिया के रेसिडेंट का रूल है कि फॉर 182 डेज अगर तुम इंडिया में थे तो तुम इंडिया के रेसिडेंट हो। लेकिन अमेरिका का रूल है कि तुम 90 डेज अमेरिका में हो तो अमेरिका के रेसिडेंट हो। तो एक इंसान हो सकता है कि साल में 365 दिन में से 182 से ज्यादा इंडिया में था और 90 से ज्यादा अमेरिका में था। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है, तो वो इंडिया का भी रेसिडेंट बन जाएगा, अमेरिका का भी रेसिडेंट बन जाएगा। तो हो सकता है एक इंसान दो कंट्री का रेसिडेंट हो, तो क्या सर उसे दोनों जगह टैक्स देना पड़ेगा? यस, उसको दोनों कंट्री में टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन उस केस में उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है। वो बेनिफिट के बारे में भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है। डुअल रेसिडेंशियल स्टेटस इज पॉसिबल। अ पर्सन मे बी रेसिडेंट ऑफ वन और मोर कंट्रीज इन द relevant previous year. Mr. X may be resident of India during the previous year 23-24, and he may also be resident or non-resident in England in the same previous year. The emergence of such situation depends upon the following.
द एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस इन द कंट्री अंडर कंसिडरेशन और द डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग है। इंडिया का रूल है कि 182 डेज का, साल में 365 दिन होता है। हो सकता है मैं 200 दिन इंडिया में था तो मैं इंडिया का तो रेसिडेंट बन गया, और अमेरिका का रूल है 90 डेज का, बाकी का 160 दिन में अमेरिका में था तो मैं अमेरिका का कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया, मैं दोनों का कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो मैं दोनों का रेसिडेंट बन जाऊंगा। बात समझ रहे हो? तो एक इंसान दो कंट्री का या इनफैक्ट दो से ज्यादा कंट्री का भी रेसिडेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ही का होगा, एक का होगा, एक दो तीन चार कितने का भी रेसिडेंट हो सकता है। क्लियर है बात? तो यहां पर आज हमारा रेसिडेंशियल का टॉपिक को हम एक बार के लिए स्टॉप करते हैं। बहुत लंबा टॉपिक है, आने वाले 5 क्लासेस मेरे हिसाब से और लगेंगे हमको पूरा डिटेल में। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहां से आते हैं, मैं पूरा न्यूमेरिकल डे वाइज कैलकुलेशन तुम्हें सिखाऊंगा। हम सब कुछ पूरे क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ में एक कमेंट जरूर से करना जिससे हमें पता लगते रहे, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।